मुसलमानों का ऐसा लीडर नहीं हो सकता। बुज़दिल और नामर्द और झूठा और मक्कार ठग वो लीडर कैसे हो सकता है हमारा, जिसको फहम नहीं, समझ नहीं, जो दुनिया के अंदर रोज गतिविधियां माने हो रही है उस पर उसकी नजर नहीं, कानून का ज्ञान नहीं। अरे ऐसा होगा तो ऐसा क्यों होगा, एक लाइन की बात, लीगल पॉइंट से हमको समझा दीजिए, हम समझ जाते। हमको समझा दीजिए कि हाजी शहजाद पर बुलडोजर क्यों चला, भाई चला क्यों? मैं तो कोर्ट से भी पूछ रहा हूं कि आप ही बता दो क्यों चला। या भाजपा और MIM का गठबंधन हो जाए। आप नौजवान पढ़े लिखे हैं, अभी एक सवाल करूं, अगर MIM भाजपा का गठबंधन हो जाए, हिंदू मुसलमान बचेगा? नहीं बचेगा। मुद्दा खत्म। तो उम्मीद लगता है 27 में ऐसा हो सकता है। करना चाहिए ना, मैं तो कह रहा हूं कर लो ना, क्यों लड़ रहे हो? यही तो मेरा सवाल आके रुक अटक रहा। किसको लड़वाना चाहते हो? क्यों हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हो? भाई गठबंधन करो ना, क्यों कांग्रेस से करोगे? कांग्रेस को तो अभी गाली बक रहे थे, RJD को भी गाली बक रहे थे, और हम भी बकते हैं, समाजवादी भी बेईमान है, तो भाजपा से कर लो। डॉक्टर अयूब साहब ने तो बहुत बेहतरीन बयान दिया कि गठबंधन का ऑफर अगर भाजपा भी करेगी तो हम कर लेंगे। भारत का मौजूदा जो सियासत है वो चमचागिरी, चापलूसी और मक्कारी का मजमूआ है। लेकिन इस्लाम जिस सियासत की बात करता है वो शफाफियत, आईना। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आपके भाजपा भी अगर हमसे गठबंधन का ऑफर करेगी तो हम करेंगे, और हमने स्वागत भी किया। इस मुद्दा पर मेरा ओपिनियन ये है। तो आप क्यों साथ जाना चाह रहे हैं बीजेपी के? बीजेपी के साथ? अरे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी, आप सपा में क्यों जाना चाह रहे? सपा क्या है? सपा क्या है, यहीं से तो सवाल पैदा होता है। अरे मेरे लिए तो जो ये है वही वो है, यही तो मुसलमान को हम समझाना चाह रहे हैं। जिस दिन आपका ऐलान हो जाएगा भाजपा का, वो खत्म, सब वोट की पॉलिटिक्स है। अभी सपा ने बयान दिया कि हम सनातन हैं, सुने कि नहीं आप? सपा में क्यों दिया? मुसलमानों का ऐसा लीडर नहीं हो सकता। बुज़दिल और नामर्द और झूठा और मक्कार ठग वो लीडर कैसे हो सकता है हमारा, जिसको फहम नहीं, समझ नहीं, जो दुनिया के अंदर रोज गतिविधियां माने हो रही है उस पर उसकी नजर नहीं, कानून का ज्ञान नहीं। अरे ऐसा होगा तो ऐसा क्यों होगा, एक लाइन की बात, लीगल पॉइंट से हमको समझा दीजिए, हम समझ जाते। हमको समझा दीजिए कि हाजी शहजाद पर बुलडोजर क्यों चला, भाई चला क्यों? मैं तो कोर्ट से भी पूछ रहा हूं कि आप ही बता दो क्यों चला, और अगर चला तो यहां भी चलेगा, और अगर यहां नहीं चलेगा तो मैं जान रहा हूं कि कोर्ट हो, कचहरी हो, थाना हो, पुलिस हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, बदकिस्मत कौम की मुसलमान लीडर क्यों ना हो, सब एक ही हमारे लिए, इस कौम के लिए कोई नहीं है। इसीलिए मैं मुसलमानों से कहता हूं कि भाई मेरे, अगर खैर चाहते हो तो आज तमाम चीजों से दूर हो जाओ, सिर्फ पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई में लग जाओ, अपने परिवार को पालने में लग जाओ, भूल जाओ कि कोई तुम्हारा लीडर है, कोई तुम्हारा इमाम है। अजान हो, नमाज पढ़ लो, रमजान आए रोजा रख लो, ईद पढ़ लो, इनके बहकावे मत आओ। बस इतनी सी बात है, सबसे कटोगे तभी जाके, कटोगे तो बचोगे। लेकिन ये भी अब आप सुनिए नया नारा, ये कभी सुने थे आप? नहीं। बोले बटोगे तो कटोगे ना, हम कह रहे इनसे हटोगे तो बचोगे, इनसे हटोगे तो दुनिया में खुश रहोगे, इनसे हटोगे तो बाल बच्चे पढ़ेंगे, इनसे हटोगे तो बाल बच्चे तरक्की करेंगे, इनसे हटोगे तो तुम्हारा मसला हल होगा, इनसे सटोगे बर्बाद हो जाओगे। तो आप तो चाहते होंगे ना कि मुसलमान का कोई लीडर, मुसलमान के जो आज के यूथ हैं वो अपने आप आ जाएगा, पॉलिटिक्स से दूर है, हमारे चाहने से नहीं, राजनीति में आए। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेता। गुलाम सरवर के कहने से दुनिया नहीं चलती है, ऊपर वाले की जात है, वो करेगी और इंशाल्लाह वो होगा। लीडर भी आएगा, जवान भी अल्लाह भेजेंगे, इस कौम में तब्दीलियां भी आएंगी, इनकलाब भी आएगा, न्यू लीडरशिप बहुत जल्द मोर्चा संभालेगा, मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर। तो आप तो चाहते हैं ना कि मुसलमान जो यूथ है वो लीडर बने। वही ट्रेडिशनल लीडरशिप को हटाइए, परंपरागत नेतृत्व समाप्त कीजिए, और न्यू लीडरशिप, वो लीडर जो दीन दुनिया दोनों की समझ रखता हो, जो समझता हो सियासत की बारीकी को। कहावत है कि समंदर की गहराई को नापने की तो मशीन है साइंसदानों के पास, तभी तो सारा जहाज चल रहा है पानी का। समंदर की गहराई को नापने का मशीन और यंत्र है, लेकिन सियासत की गहराई को नापने का कोई मशीन नहीं है। ये तो अल्लाह ने जो मशीन दिया ना, इससे नापेंगे, और मैं नाप रहा हूं हालात पर मुझे यकीन और एतमाद खुदा की जात पर। बदलेंगे हालात, इन
मैंने नाअहल लोगों को हाथ पकड़ के बाहर निकाला जाएगा, उस मसनद से हटाया जाएगा, इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा, इंशाअल्लाह आएगा। आप भी देखेंगे अगर हयात से रहे, बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 10 से 15 साल में इन तमाम जो लीडरान चले आ रहे हैं ना, ज़कात, खैरात, सदक़ात, अतियात, ये सब बंद होंगे, बैतुल माल का निज़ाम कायम होगा, ईमानदारी से उस बैतुल माल का इस्तेमाल होगा, ये सब कुछ होगा इंशाअल्लाह, और ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। यूपी की बात कर लेते हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो आज़म खान ने बनवाया था, उसको लेके अब खबर आई है उसकी 32 या 36 बिल्डिंग जो है उसको ध्वस्त किया जाएगा। 38 बिल्डिंग नक्शे में नहीं है। तो जिस तरीके से इस सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो बड़े बड़े अखिलेश यादव, उनकी वाइफ, वो लोग खड़े हुए थे, क्या लगता है कि रामपुर भी जाएंगे और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाएंगे वो लोग? नहीं, नियमता तो जाना ही चाहिए था, तो सपा के नेता भी थे, आज़म खान उनका बनाया हुआ था, लेकिन ये तो देश की प्रॉपर्टी है, पूरे देश की ये प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी होती है। यूनिवर्सिटी कैरेक्टर चाहे उसका माइनॉरिटी क्यों ना हो, मेजॉरिटी क्यों ना हो, एक अलग पहलू है, लेकिन जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो तो सरकार की चीज़ है। तो सरकार को तो खुद ही बचाना चाहिए, लोगों को सरकार से अपीलें करनी चाहिए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। लेकिन पिछले 5-6 दिनों से मैं देख रहा हूँ, वीडियोज़ आ रहे हैं, कुछ बयान गलत आ रहे हैं। इकरा हसन का एक बयान आया है, जान दे दूंगी मगर टूटने नहीं दूंगी। ये जो प्रोवोक सरकार को किया जाता है ना, ललकारा जाता, ये गलत है। डेमोक्रेसी में हर जगह ख़ास करके माइनॉरिटी को इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत। हम आपस में ललकारेंगे, हम अपने लीडरशिप को सुधारेंगे, सरकार को ललकारिए मत, सरकार को पुचकार के ले लीजिए, बात समझे। हाँ, कोई ऐसे हाल है, कोर्ट चले जाइए, एक तरफ कोर्ट, दूसरी तरफ सरकार से मिलने मिलाने का सिलसिला। हमारे यहाँ मिलने मिलाने वाली तो कोई तंजीम है ही नहीं, खास करके भाजपा से क्यों मिलेंगे? क्यों? भाजपा तो इस देश को बर्बाद ही कर देगी। इस देश को सबसे ज़्यादा आबाद तो सेकुलर पार्टी कर रही है। मुसलमानों का कितना कल्याण हुआ, 30% नौकरी में है मुसलमान, सेकुलर पार्टियों ने 30% कर दिया, आबादी का डबल। हमारे सारे मौलाना राज्यसभा में हैं, सारे इमाम को 50-50 हज़ार तनख्वाह मिल रहा। क्या हम समझाएं क्या इनको? पता नहीं सेकुलर पार्टियों से मुरीद हुए कैसे, कब हुए, किस सन में हुआ, अल्लाह जाने। बहुत जल्द अपनी बात मैं कह रहा हूँ कि सरकार किसी की भी हो, सरकार से बात हर हाल में करनी पड़ती है। सरकार अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लोग ही तो हैं, उन्हीं के हाथ में तो हुक्मरानी है। पहले भी तो बहुत सारे हुक्मरान थे, चंगेज़ था, फिरौन था, कारून था, इतिहास में बहुत कुछ है नाम। ये एक नाम योगी जी का भी रहेगा, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी, और कोर्ट का एक रास्ता है, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को 2 रास्ते समझिए। हम जो माइनॉरिटी के लीडर हैं, जो मजहबी पेशवा हैं, तंजीमों के सरबराह, उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए, और जो पॉलिटिकल पार्टियों के सरबराह यानी अखिलेश यादव, उसको चैलेंज करना चाहिए, राहुल गांधी को चैलेंज करना चाहिए। लेकिन ये लोग तो चैलेंज कर नहीं रहे, लोग तो बोल भी नहीं रहे, मुस्लिम लीडरों से बुलवा रहे हैं, मतलब खेल बिगड़ सकता है। अब आप बात ख़त्म भी करेंगे क्योंकि वक्त आपके पास कम होगा, कि आप जिस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पीस पार्टी ऑफ इंडिया, 2008 में स्थापना होती है, 2012 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, 4 सीट जीतते हैं। उसके बाद फिर ऐसा क्या हो गया कि उसके बाद एक भी सीट आपकी नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या 2027 के लिए तैयारी चल रही है? पीस पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव लड़ेगी, और क्या हाफिज़ गुलाम सरवर भी उसके अनुयायी कर सकते हैं? पहले तो एक लाइन में ये बता दूं कि मैं पीस पार्टी के किसी भी ओहदे पर इस वक्त नहीं हूँ। मैंने 2-3 माह पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया, ये बात बता दूं, ठीक है। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफ़ा दे दिया, और सोशल मीडिया पर भी मैंने डाल दिया था। चूँकि आप मेरे फेसबुक वगैरह से, इंस्टा से नहीं जुड़े हैं, इसलिए आपने नहीं देखा होगा। तो एक बात तो ये समझ लीजिए कि, लेकिन आपने जो बातें पूछी, 2008 में 5 सीट जीती थी, 3 दर्जन सीटों, 2012 में 4 12 में, और 3 दर्जन सीटों पर दूसरे नंबर पर पार्टी थी। तो 12 के बाद 17 आया, 17 में ओवैसी आ गए चुनाव लड़ने। यहीं से फिर नीयत समझ में आई है। ओवैसी साहब आए तो उनको चाहिए था, जब पीस पार्टी 4-5 सीट जीती हुई है, 3-4 दर्जन सीटों पर दूसरे नंबर पर रही हुई, अच्छा खासा वोट है, 5वें नंबर की पार्टी बनी उत्तर प्रदेश की, तो उनसे तालमेल कर लिया जाए। उन्होंने तालमेल नहीं किया। सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब थे, उनके सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया, और जो 100 मेन सीटें थी जहां पीस पार्टी को अच्छा वोट मिला था, वहीं इन्होंने चुनाव लड़वाया। अब आप बताइए, बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, मुस्लिम लीडर ये पैदा करना चाहते हैं, ये लीडर ख़त्म करने आए थे? बात समझ में आ गई।
17 में पीस पार्टी तबाह हुई, ओवैसी भी तबाह हो गए, वो तो तबाह होने आए थे, उनको तो जो हो गया तो अपना काम हो गया। फिर 22 में फिर वही कांड हुआ, फिर ओवैसी लड़े, फिर बगैर तालमेल के लड़े, आखिरी में तालमेल हुआ भी 1-2-4 सीटों पर, डॉक्टर अयूब के प्रचार में ओवैसी गए भी तो खेल उल्टा पड़ गया। डॉक्टर अयूब ने जो तैयारी की थी उसमें हिंदू मुसलमान दोनों थे। ओवैसी साहब की तकरीर से हिंदू वोटर्स नाराज़ हो गए, ऐन मौके पर चुनाव में ये तीसरे नंबर पर चले हाफिज गए। गुलाम सरवर ने क्यों इस्तीफा दिया अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता से? पहले मैं बता देता हूँ। अब 22 का मामला ख़त्म हो गया, अब 27 में डॉक्टर साहब किससे गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे ये अभी चल रहा अंदर खाने। रही बात तैयारी, 10-12 सीटों पर पीस पार्टी की तगड़ी तैयारी है, 10-12 सीटों पर तगड़ी वाली, जिसमें मतलब 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 5-5 हज़ार की भीड़ जमा होती है, तगड़ी तैयारी है। तो 10-15 सीट तो तगड़ी तैयारी है, यानी 40-50-100 सीट पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। अगर गठबंधन हो गया, 10-5 सीट भी इनको मिल गया किसी ठीक ठाक पार्टी में, तो ये गठबंधन करेंगे। ये डॉक्टर साहब ने हमसे कहा था हम गठबंधन का। अभी एक बयान डॉक्टर साहब ने ये भी दिया है कि भाजपा भी अगर हमसे गठबंधन का ऑफर करेगी तो हम करेंगे, और हमने स्वागत भी किया। इस मुद्दा पर मेरा ओपिनियन ये है। फिर आप क्यों साथ जाना चाह रहे हैं बीजेपी के? बीजेपी के साथ? अरे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी, आप सपा में क्यों जाना चाह रहे? सपा क्या है? सपा क्या है, यहीं से तो सवाल पैदा होता है। अरे मेरे लिए तो जो ये है वही वो है, यही तो मुसलमान को हम समझाना चाह रहे हैं। जिस दिन आपका ऐलान हो जाएगा भाजपा का, वो खत्म, सब वोट की पॉलिटिक्स है। अभी सपा ने बयान दिया कि हम सनातन हैं, सुने कि नहीं आप? सपा में क्यों दिया? चुनाव करीब है, चुनाव करीब है। सपा गदा घुमा रहे हैं अखिलेश जी, एक मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश जी, पता है आपको? नहीं पता है? नहीं। एक परशुराम जी का बहुत बड़ा करोड़ों का मंदिर बना रहे हैं, उसका उद्घाटन अब होने वाला, महीना 2 महीना 3 महीना, हम चुनाव से पहले करेंगे वो खुद। ठीक है, ये क्या है? तो आपको लगता है कि 27 के चुनाव में बीजेपी साथ ले लेगी? बीजेपी हमको बुलाए ना, साथ लेगी, सब पार्टी एक है, टोटल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है। मुसलमान के लिए माइनस क्या है ये समझिए। माइनस ये है कि हम उससे लड़ें क्या आपसे लड़ें? अगर हमारे लोग यानी मुस्लिम पॉलिटिकल लोग, खास करके पार्टी चलाने वाले लोग, ये बंद कमरे में अगर मुसलमानों के मसाइल को लेकर बैठ जाते आपस में मिल के, मुसलमान 100% टर्न कर जाएगा। आज मैं कह रहा हूँ डॉक्टर अयूब साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आमिर रशादी साहब, एडवोकेट वसी साहब, प्रोफेसर सुलेमान साहब, ये 5-7 साहिबान आज बैठें, आज एक साथ बैठें और हाथ पकड़ के ऐसे ऐलान कर दें कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश का 70-80% मुस्लिम वोटर उनके साथ आ जाएगा। लेकिन मुखलिस इधर भी नहीं है, मुखलिस उधर भी नहीं है। अब क्या बचा? अब बचा भैया, तेरा जहां बनता हो तू जा, मेरा जहां बनता हो मैं जाऊं। तू राहुल गांधी जिंदाबाद बोल, मैं अखिलेश जिंदाबाद बोलूंगा, तू बहन जी जिंदाबाद बोल, तू। इस तरह से मुसलमान पूरी तरह से तितर बितर चल रहे हैं, चलने दीजिए। तो जब सबका जिंदाबाद बोल रहे थे, अगर योगी का जिंदाबाद कोई मुसलमान बोल दिया तो कौन सा बुरा कर दिया? सवाल हमको जहां फायदा होगा हम वहां जाएंगे। सवाल तो यही है ना कि हाफिज गुलाम सरवर ने 2-3 महीना पहले क्यों छोड़ दिया राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद? क्या पार्टी से अभी भी बने हुए हैं आप? नहीं, मतलब सिंपैथी हमारी है, लेकिन चूंकि हम वक्त नहीं दे पा रहे थे तो हमने ये प्रस्ताव दे दिया पार्टी को कि हम वक्त नहीं दे पा रहे हैं। एक दूसरे, आपने ये सवाल पूछ लिया तो इसको अलग से चलाइएगा। दूसरे, चूँकि मैं ओवैसी पर हमलावर रहता हूँ, मुस्लिम लीडरों पर हमलावर रहता हूँ, तो मुसलमानों का एक सेक्शन हमसे बदजन है, आप समझ गए? तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से पीस पार्टी को नुकसान हो। अभी अमेरिका और इसराइल और ईरान में जंग था तो मैं सऊदी के ख़िलाफ़ बोल रहा था, ईरान की हिमायत में, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी। हमारे पार्टी के कुछ ओहदेदारों ने हम पर कमेंट किए कि इससे पार्टी का नुकसान होगा। हमने कहा मैं पार्टी और व्यक्ति का ग़ुलाम नहीं हूँ, मैं तो ग़ुलाम सरवर हूँ। ग़ुलाम सरवर, ग़ुलाम मुस्तफ़ा, ग़ुलाम नबी, तीनों के माने एक ही हुए। अब समझे क्या? नहीं, सरवर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं। तो मैं ग़ुलाम सरवर हूँ, ग़ुलाम पीस पार्टी नहीं हूँ, ग़ुलाम MIM नहीं हूँ, ग़ुलाम कांग्रेस नहीं हूँ, ग़ुलाम भाजपा नहीं हूँ, ग़ुलाम ये नहीं हूँ। हमें जो हुक्म है वो मैं वही काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा जहन ये कहता है कि इस मौके पर यहाँ ये कहना चाहिए, मैं वो कहता हूँ। क्योंकि आप जब बोलते हैं तो सब सुनता है, ये नहीं है कि आपको कोई पार्टी नहीं सुनती है, आपको हर जगह सुना जाता है, क्योंकि अभी वीडियोस बहुत वायरल होती है। 27 के यूपी चुनाव में अगर आपको बुलाया जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा,
तो नहीं क्या नहीं, मैं गुलाम किराए सरवर पे नहीं जाएंगे? जाता हूँ। ना 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 ना, अगर आपको टिकट दे, चाहे वो बीजेपी टिकट हो, तो- सपा हो, AIMIM हो, कांग्रेस हो, या फिर मैं चंद्रशेखर की पार्टी हो, बहन जी की पार्टी हो, अगर टिकट देती है तो कहाँ जाएंगे? 27 में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा में मैं कैसे लड़ूंगा? मैं तो बिहार का हूँ, मैं बिहार का वोटर हूँ। बिहार विधानसभा का नियम है कि आप जिस स्टेट में हैं वहीं लड़ेंगे। लोकसभा आप भारत में कहीं भी लड़ सकते हैं। लेकिन आपको जिम्मेदारी अगर बुलाई जाए, नहीं नहीं, जिम्मेदारी तो पीस पार्टी दिए हुए है ही। मैं जब जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हूँ, पहले समझिए, पहले मैं ही नहीं निभा रहा हूँ जानबूझकर, कि इसलिए नहीं निभा रहा हूँ, मुझे लग रहा है इतना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मेरा जा रहा है, मुझे भी इस बात का एहसास है। मैं इतनी बात कर रहा हूँ तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि सामने वाले पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। भाई किसी के इमाम को, किसी के जिसके बारे में अंधी तकलीद हो, किसी कोई मुरीद है, किसी का पीर है, किसी का मैंने अलग अलग मुतक़िदीन की एक अलग जमात है, और हम सबके खिलाफ बोल रहे हैं लगातार, तो जाहिर सी बात है कि सबके निशाने पर तो हम हैं। सारे लोग तो मुत्तफिक नहीं हो सकते। तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए नुकसानदेह है। पॉलिटिकल लोग वो होते हैं जो मुस्कुरा के सबकी तारीफ करते हैं। मुलायम सिंह भगवान से हटना है, आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे, याद है किसको? मोदी जी को बोले। क्यों बोले भाई? ये पॉलिटिक्स है, ये होता है पॉलिटिक्स में, सब दूसरे को बोलते हैं। पॉलिटिक्स, भारत का मौजूदा जो सियासत है वो चमचागिरी, चापलूसी और मक्कारी का मजमूआ है। लेकिन इस्लाम जिस सियासत की बात करता है वो शफाफियत, आईना। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आप जिसके अभी कार्यकारी अध्यक्ष तो हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड Yes, मुस्लिम मोर्चा के, जी। तो आपने भी तो नाम रखा है यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। तो यस, क्या हम ये तो यूनाइटेड करना जी, चाहते हैं, डिवाइडेड नहीं। जी, तो क्या ये पार्टी चुनाव लड़ेगी? नहीं, ये पार्टी आने नहीं। वाले समय में? ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये डिप्रेस कास्ट मुस्लिमों को आप देखते होंगे, जमीयतुल अंसार, जमीयतुल मंसूर, जमीयतुल राइन, जमीयतुल हवारियीन, जमीयतुल कुरैश, अलग अलग बिरादरियों की तंजीमें, हम उन लोगों को एक करते हैं कि भाई बिरादरी बिरादरी में मत बटो, मुसलमान मुत्तहिद होके जो मसला है सबका वो लड़ाई लड़ो। हमारा मसला आइन में दफ़ा 341 पर मजहबी पाबंदी, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। हमारा मसला रिजर्वेशन, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। हमारा मसला है सुरक्षा, ठीक है, आइनी तहफ़्फ़ुज़, कानूनी सुरक्षा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की बात हम करते हैं। तो लीगल प्रोटेक्शन का डिमांड लेकर हमने कई कार्यक्रम किए, उसमें हमने सबको बुलाया, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ भी है लीगल प्रोटेक्शन, इंक्लूड माइनॉरिटी SC/ST एक्ट 1989, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, हमने उसमें भी डिमांड किया सरकार से कि हमको इंक्लूड कीजिए उसमें। तो हम लोग वो लाइन पर चल रहे हैं कि लीगल प्रोटेक्शन, लीगल रिजर्वेशन, लीगल आश्वासन, नॉट माने पॉलिटिकल। 18% दे दूंगा, समाजवादी ने कहा था, दिया 1% भी नहीं। अब इसमें एक लाइन में मिला दूंगा तो तहजीब से नीचे चला जाऊंगा। घंटा न दिया उसने, हो गया ना, तहजीब से नीचे एक भी रिजर्वेशन न दिया, नौकरी तक न दी, सारे जादव को बना दिया दारोगा पुलिस। आप कहते हैं भाजपा से न मिलो, मैं तो डॉक्टर अयूब साहब की तारीफ करता हूं, मैं तो ओवैसी साहब को भी कहता हूं भाजपा से गठबंधन कीजिए, खत्म हो जाएगा हिंदू मुस्लिम की सियासत। आप सीधी बात कहिए भाई, आप भी सियासी पार्टी, मैं भी सियासी पार्टी, आप भी सियासी पार्टी, वो भी, जिसका जिससे बन जाए कर लो। अगर योगी आदित्यनाथ या भाजपा और MIM का गठबंधन हो जाए, आप नौजवान पढ़े लिखे हैं, अभी एक सवाल करूं, अगर MIM भाजपा का गठबंधन हो जाए, हिंदू मुसलमान बचेगा? नहीं बचेगा। मुद्दा खत्म। तो उम्मीद लगता है 27 में ऐसा हो सकता करना है। चाहिए ना, मैं तो कह रहा हूं कर लो ना, क्यों लड़ रहे हो? यही तो मेरा सवाल आके रुक अटक रहा, किसको लड़वाना चाहते हो? क्यों हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हो? भाई गठबंधन करो ना, क्यों कांग्रेस से करोगे? कांग्रेस को तो अभी गाली बक रहे थे, RJD को भी गाली बक रहे थे, और हम भी बकते हैं, समाजवादी भी बेईमान है, तो भाजपा से कर लो। डॉक्टर अयूब साहब ने तो बहुत बेहतरीन बयान दिया कि गठबंधन का ऑफर अगर भाजपा भी करेगी तो हम कर लेंगे। न रहेगा बांस, न बजेगा बांसुरी। आखिरी सवाल लेके अपनी बात ख़त्म करते हैं कि आज के जो ख़ास करके मुस्लिम यूथ हैं, उनको आप एजुकेशन और पॉलिटिक्स को लेके कुछ बताइए, 1 से 2 मिनट के अंदर अपना जवाब ख़त्म कीजिएगा। देखिए, एजुकेशन तो इस्लाम का एक अटूट पार्ट है, एजुकेशन के बगैर तो कुछ है ही नहीं। और इस्लाम सबको बेदार कौम बनाना चाहता। बेदार कौम अपने आप सियासत की बारीकियों को समझने लगती। इसलिए पढ़िए, बढ़िए, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पूरी ताकत एजुकेशन पर लगनी चाहिए। और एजुकेशन में एक एडिशनल वर्ड बोल दूँ कि कुल हल यस्तविल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून, कुरान की आयत।
अहले इल्म और गैर अहले इल्म यकसां बराबर नहीं हो सकते ना, आमने सामने कुर्सी पर ऐसे नहीं बैठ सकते। आपके अंदर कुछ शऊर है सवाल का, तब तो आप बैठे हैं मेरे पास। हमारे अंदर कुछ शऊर है जवाब का, तब तो हम आपके पास बैठे। अगर हमारे पास भी शऊर ना होता, आपके पास भी शऊर ना होता, तो बैठते हम लोग नहीं बैठते। यही इस्लाम कहता है, इतना शऊर अपने अंदर ले आओ कि बड़ों के साथ ही बैठने के लायक बन जाओ, साहिब मसनब साहिब मसनद बन जाओ। इसलिए इल्म, एक हदीस भी है, इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ, मतलब संस्कृत भी पढ़ना पड़े तो पढ़ो, मैथ भी पढ़ो, फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ो, बायोलॉजी भी पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ो। क्यों बांध रहे हो? क्यों इस्लाम बांध नहीं रहा, इस्लाम तो खोल रहा। उड़ती फिजा में उड़ो, ठीक है, सूरज पे चांद पे, इस्लाम कुरान के अंदर है गौर खौज करने का, ठीक है। सैयारे सितारे सबके नाम है, सारी आयतें हैं लगातार, इस पर तो घंटों में तकरीर करूंगा, ठीक है। गौर करने, अफला ताक़िलून अफला तदब्बरून, समझिए ना, ये सारी आयतें हैं। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? कुरान कह रहा, अल्लाह ताला पूछे क्या तुम कभी सोचते नहीं, तदब्बर नहीं करते? तो ये इस कौम को तहकीकी इसका मिजाज बनना चाहिए, ये उर्फी मिजाज में नहीं। अरे हजरत बहुत बड़े हजरत है, बस हो गया, सम्मान लिया, बहुत बड़े हजरत ना। मैं तो देखूंगा कितने बड़े हैं, मैं जांचूंगा, मैं परखूंगा, मैं समझूंगा। ये मिजाज होना चाहिए मुसलमानों का, आप समझे कि नहीं? ब्लाइंड सपोर्टर नहीं, अंधी तकलीद नहीं। तो पहले तो पीर को पहचानिए, इसी तरह से रहबर को पहचानिए। तहकीकी मिजाज मुसलमान का होना चाहिए। जब तक मुसलमान नौजवान तहकीकी मिजाज नहीं लेगा, तब तक ये मिसलीड और मिसगाइड होता रह जाएगा। और क्या पॉलिटिक्स में आना चाहिए अब मुस्लिम यूथ को? आखिरी सवाल है। लीडरशिप करना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहिए, अगुवाई करनी चाहिए, रहनुमाई करनी चाहिए, लेकिन अल्लामा इकबाल के उस शेर के साथ, सबक फिर पढ़ सदाकत का शुजात का, सबक फिर पढ़ सदाकत का शुजात का, इमाम क्या है अमानत का, लिया जाएगा तुझसे काम उम्मत की इमामत का। तो सदाकत, सच्चाई, शुजात, दिलेरी, अमानत, यहाँ सब अमानत ज़कात खैरात सब कहाँ गया पता ही नहीं है। लंबी बात हो जाएगी, कभी उस मौजू पे बात कीजिएगा, आइएगा तो। कितना ज़कात, कितना खैरात, कितना फ़ितरा, कितना सदका, कितना कुर्बानी, कितना निकाह, कितना बिया, कितने पैसे कलेक्ट होते हैं मुसलमानों के और कहाँ जा रहे हो, कितना वक्फ बोर्ड, ये एक अलग चैप्टर है। इसलिए पहले सदाकत, फिर शुजात, दिलेरी। जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप डरते नहीं, नो, आओ, जिसको मारना मारो, लड़ो, मार दो, हमला कर दो, गाली बक्को। मैं ना उन चक्करों में पड़ने वाला, मैं नहीं चक्कर में पड़ने वाले पर, मैं तो उल्टा कहता हूँ, माँ बहन पे उतर जाऊंगा मैं, ये मैं कह देता हूँ धमका के। हाँ, वो कोई डायलॉग किसी का था, लखनवी डायलॉग है, वो मैं देना नहीं चाहता। तो सदाकत, शुजात, अमानत। तो जब अमानतदारी दयानत, दुनिया खुद ही आपको मान लेगी। आप लीडर बनिए ना, क्यों पिछलग्गू बन रहे हैं? लीडर, बस इसी की कमी है। कुछ लीडरान हमारे हैं, अल्लाह उन्हीं से काम ले ले तो मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करूँगा। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ इनफरादी तौर पर, मेरा किसी से इनफरादी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, सब मेरे बड़े हैं, सब माशाअल्लाह अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। लेकिन जब बात मिल्लत की आएगी, मुल्क की आएगी, कौम की आएगी, ईमान की आएगी, इस्लाम की आएगी, तो मैं वही बोलूँगा जो मैं समझ रहा हूँ। बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे हाफिज़ ग़ुलाम सरवर, जो ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपने हर सवालों का जो है बेहतरीन तरीके से जवाब दिया, और जब ये बोलते हैं तो सोशल मीडिया पे इनको बहुत ज़्यादा गौर से सुना जाता है। बने रहें खबरों की चाय के साथ। मैं CM अज़ीम।